नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। और जो कल वाला जो पॉइंट था सरल आवर्त गति, उसको फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें जो कुछ पॉइंट बचा उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक बायोलॉजी कंप्लीट कर चुका हूँ और बहुत सारे आपके स्टैटिक पैड का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अपलोड है। तो प्लीज़ ये जो फ्रेंड्स है, ये डे आपका 15 है, यानी कि 15वां दिन हो गया। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं कंटिन्यू जो जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट रहेगा मैं सभी लेके आपके पीसीएस में यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक जो वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सरल आवर्त गति का। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी करने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो √2 गुना बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, उसका जो आवर्तकाल है क्या हो जाएगा, तो √2 गुना क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो जब लोलक की लंबाई 4 गुना होगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि अगर किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ऊपर या नीचे ले जाने पे बढ़ जाता है। ठीक है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए क्या हो जाती है, वो गर्मी के दिन में सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट है क्या कि अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे है तो ये क्या है, तो एक यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। ठीक है, और जल तरंगे होती है तो ये अनुप्रस्थ, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे एक यांत्रिक तरंगे है, जल तरंगे होती है तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि तरंग दैर्ध्य की ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर या एंगस्ट्रम। याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है या एंगस्ट्रम होता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। देखिए फ्रेंड्स, ये ध्वनि है। अब ध्वनि से जितने भी टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन है, आप मैं सभी क्वेश्चन को देखता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर लग रहा है कि ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, एकॉस्टिक। तो ध्वनि का अध्ययन जो है यह एकॉस्टिक कहलाता है। देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, आपको पता है कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग, और सबसे कम न्यूनतम किस में होता है, तो गैस में होता है। और ध्वनि का वेग कहाँ गमन नहीं कर सकते, तो ये निर्वात में। ये बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में, ध्वनि का चाल न्यूनतम होता है तो गैस में, और ध्वनि गमन नहीं कर सकती तो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। याद रखिएगा। अब देखिए, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल का क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में होता है, उसका द्रव में होता है, सबसे कम क्या होता है, तो गैस में होता है। ठीक है, अब देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है, बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। अब देखिए, एल्युमिनियम तो आपको पता है, लेकिन अब ना ये नंबर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6120 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 6120 मीटर पर सेकेंड जो होता है वो ध्वनि की चाल होता है किस में, तो एल्युमिनियम में। ठीक, अब देखिए किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे, देखिए अब ठोस तो बहुत बार पूछ, अब गैस पूछ दिया तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस। और इसमें चाल कितना होता है, तो 1284 यानी कि 1284 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस गैस में होती है, तो हाइड्रोजन गैस में होती है, जिसे हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, मतलब भविष्य का ईंधन कहलाता है ये। नेक्स्ट है क्या कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, ध्वनि की जो चाल निर्भर है वो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। याद रखिए कि ध्वनि की जो चाल है वो किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तीन क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए, हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर पर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल में ध्वनि की चाल होता है तो 1483 यानी कि 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। और लोहा या स्टील में ध्वनि की चाल, कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा 5130 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5130 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, तो ध्वनि जो है वो लोहा और स्टील में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, क्या बताया, हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड, और लोहा स्टील में ध्वनि की चाल कितना होता है, 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए, डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, तो ध्वनि से। याद रखिए, एग्जाम में आता है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति मतलब बदलती हुई प्रतीत होती है, उसे डॉपलर प्रभाव, मतलब डॉपलर प्रभाव के अनुसार। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि डॉपलर प्रभाव के कारण। याद रखिएगा कि जब कोई भी रेलगाड़ी जो है वो हमारे जब पास में आती है तो डॉपलर प्रभाव के कारण क्या होता है कि उसका आवाज़ जो है वो सीटी बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है तो आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने के लिए। याद रखिएगा कि आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो डॉपलर प्रभाव का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या? आकाशीय पिंड हो गया। नेक्स्ट है आपका कि किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है तो मैक संख्या। वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल क्या कहलाता है? तो मैक संख्या कहलाता है। और देखिए कि पराध्वनिक चाल यानी कि सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या कितनी होती है? तो 1 से अधिक होती है। सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या 1 से अधिक होती है। नेक्स्ट है क्या कि अति पराध्वनिक चाल हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या कितनी होती है? तो 5 से अधिक। याद रखिएगा, ठीक है। अति पराध्वनिक चाल यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या कितनी होती है? 5 से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑडियोमीटर का। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है क्या कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। देखिए हाइड्रोफोन याद रखिएगा, हाइड्रो से जल होता है तो याद रखिएगा कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? तो बढ़ती है। और वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए ताप बढ़ने से तो ध्वनि की चाल बढ़ती है और वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्या कि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई दाब उसके ध्वनि की चाल पर क्या करता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त यानी कि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। शुष्क अपेक्षा के अधिक मतलब क्या, जो आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तो आवृत्ति पर। ठीक है, ध्वनि के जो तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी पे। और महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है। याद रखिएगा कि पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा तीखा महिलाओं का आवाज़ होता है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है, इसीलिए वो अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है डेसिबल डीबी। तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, WTO नहीं, ये वर्ल्ड WHO होगा। WTO तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता होती है। तो याद रखिए क्वेश्चन आता है तो 45 डेसिबल, ये सबसे अच्छा जो आपका ध्वनि होता है वो होता है 45 डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है तो 30 से 40 डेसिबल होती है। मतलब अगर हम लोग साधारण अगर बातचीत करते हैं तो उसकी ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल होती है। नेक्स्ट है क्या कि जोर से बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है तो 50 से 60 डेसिबल होती है। याद रखिएगा कि अगर हम जोर से अगर बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है कितनी? तो 50 से 60 डेसिबल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता तो 95 डेसिबल, मतलब 95 डेसिबल से ऊपर क्या होता है ना कि ध्वनि तीव्रता व्यक्ति नहीं सुन सकता है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी? तो 17 मीटर होती है। मतलब कि अगर किसी को और बोलना हो, चाहे अगर हम बोल रहे हैं अगर आप सुन रहे हैं तो कम से कम 17 मीटर होगा तो आप क्लियर रूप से सुन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि प्रतिध्वनि का कारण होता है तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकंड तक, मतलब कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक ही रहता है। ध्यान रखिएगा। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर। तो स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्या कि हृदय की धड़कन सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप से। ठीक, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? तो रेते लैनिक यानी कि फ्रांस ने, मतलब रेते लैनिक जो वैज्ञानिक है जो फ्रांस के, उन्होंने खोज किया था। ध्वनि तरंग के बारे में देखते हैं। ध्वनि तरंगे होती है तो ये एक अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्यान रखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा इसमें, अनुदैर्घ्य तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंगे गमन करती है तो ये लंबवत गमन करती है। ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है? तो ये अवस्रव तरंगे कहलाती है। मतलब 20 हर्ट्ज से जो नीचे रहता है ना इसको अवस्रव, ये जो होता है वेल मछली और चमगादड़ ये सब इसको निकालती है, ये सब सुन सकते हैं, मानव नहीं सुन सकता है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? तो अवस्रव तरंगे कहलाती है। और देखिए
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि क्या श्रव्य है, ये मानव सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ध्वनि जो तरंगे है वो मानव नहीं सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से नीचे, ठीक है, नहीं सुन सकती, और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि मानव नहीं सुन सकता, जिसको हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि नहीं सुन सकते। अब देखिए सोनार, तो सोनार तकनीक में उपयोग होता है तो पराश्रव्य तरंगे की, पराश्रव्य तरंगों की सोनार तकनीक में उपयोग किया जाता है। अब देखिए पराश्रव्य तरंगे में कौन सुन सकता है। देखिए पराश्रव्य तरंगे मैंने अभी आपको बताया ना 20 हर्ट्ज से ऊपर। देखिए ये हो गया आपका कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली, और सॉरी ये पराश्रव्य तरंगे है ना। तो याद रखिएगा कि 20 हर्ट्ज के नीचे नहीं, 20 हर्ट्ज के ऊपर, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगे कौन सुन सकते हैं। तो ये कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, ये मछली जो है वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि को सुन सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, देखिए पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। हमारा कान सुन सकता है तो श्रव्य तरंगे को जो सुनने वाला होगा वही सुन सकता है। अब ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है, तो ध्रुवन घटना नहीं हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, देखते हैं कि वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। याद रखिएगा, नहीं होती है मतलब भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ये मैक्सवेल के द्वारा प्रस्तुत की। ठीक, नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है तो एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा ये कौन सा तरंगे होती है, अनुप्रस्थ। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, लेकिन ध्वनि तरंगे कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। याद रखिएगा ध्वनि तरंगे कौन सी, तो अनुदैर्घ्य। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है तो फोटोन की, ठीक है, एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त विकिरण, परावैंगिक किरणें, दृश्य विकिरण होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये सब कौन सी होती है, ये सब होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, एक्स किरणों की खोज W.C. रॉन्जन ने किया था, और चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग किया जाता है तो एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन कारणों मतलब किन किरणों का उपयोग किया जाता है, तो एक्सरे किरणों का, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य मापने वाला उपकरण क्या है, तो याद रखिएगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी है। नेक्स्ट है क्या कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है, तो अवरक्त तरंगे है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन है, तो अवरक्त तरंगे है। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है तो अवरक्त यानी कि इंफ्रा रेड तरंगे, टीवी के रिमोट में जो प्रयुक्त होता है वो अवरक्त तरंग यानी कि इंफ्रारेड तरंगे उपयुक्त होता है। अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। याद रखिए अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया, तो विलियम हर्शेल ने किया। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है तो परावैंगिक किरणों का उपयोग किया जाता है। परावैंगिक किरण की खोज किसने की, तो जोहान रिटर ने परावैंगिक किरण की खोज की। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है तो कॉस्मिक किरणें कहलाता है। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई ऊर्जा को क्या कहता है, तो विकिरण कहलाता है तो कॉस्मिक विकिरणें कहलाता है। नेक्स्ट है कि कॉस्मिक किरणें होती है तो आवेशित कण। ठीक, और दृश्य किरणों की खोज किसने की, तो न्यूटन ने की। दृश्य किरणों की खोज किसने की, तो न्यूटन ने की। उसका दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने की, तो मार्कोनी ने। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने की, तो मार्कोनी ने की। नेक्स्ट है क्या कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से होती है, तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट है आपका कि सेलुलर फोनो, रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण में उपयोग होता है तो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रडार शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या, MRI मैग्नेटिक, याद रखिएगा MRI होता है, MRI जो होता है MRI मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि हृदय के कंपन में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो अवस्रव तरंगे। याद रखिएगा जो हमारा हृदय के कंपन होता है उसको अवस्रव तरंगे क्या होती है, उत्पन्न होती है। कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग की मिलाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे अगर आपके घर में अगर मतलब कि कोई एक मशीन टाइप का होता है अगर उसको लगा दिएगा तो कीड़ों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे की लंबाई का मात्रक होता है तो एंगस्ट्रम।
याद रखिए एंगस्ट्रम होता है। प्रकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंगे के लंबाई की मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। अब उष्मा के बारे में देखते हैं, उष्मा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए उष्मा एक प्रकार की क्या है, तो एक ऊर्जा है। उष्मा की इकाई है तो जूल, कैलोरी और अर्घ, ये उष्मा की तीनों इकाई याद रखिएगा, जूल, कैलोरी और अर्घ इसकी तीनों इकाई है। नेक्स्ट है आपका कि 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो ये कैलोरी कहते हैं, ठीक है। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, या याद रखिएगा 4.2 इंटू 10⁻²⁰ जूल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा 1 कैलोरी बराबर होता है। अब देखिए थर्म किसका यूनिट है, तो ये उष्मा का। थर्म किसका है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी। याद रखिए उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो चांदी। और विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी, याद रखिएगा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है तो जूल, याद रखिए जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। याद रखिएगा कि ये क्या होता है कि ये विशिष्ट उष्मा का ऐसा मात्रक होता है, जूल होता है या किलोग्राम होता है या केल्विन होता है, तीनों में से कोई होता है, याद रखिएगा जूल या किलोग्राम या केल्विन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2 निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दशा निर्भर करती है तो उनके तापमान पर। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा होती है, तो ये कौन सी उष्मा है, तो ये गुप्त उष्मा है। नेक्स्ट है कि गुप्त उष्मा का मात्रक होता है तो जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर किलोग्राम होता है। जो गुप्त उष्मा का मात्रक क्या होता है, तो जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम होता है, इसकी मात्रक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है इसीलिए। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा होती है तो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। नेक्स्ट है क्या कि जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है तो 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। अब नेक्स्ट है आपका कि चालन, संवहन एवं विकिरण के बारे में देखते हैं। तो ठोस तथा पारे में उष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा होता है, और ठोस तथा पारे में उष्मा का संचरण होता है किससे, तो चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्या कि गैसों एवं द्रवों में उष्मा का संचरण होता है तो संवहन विधि द्वारा, मतलब गैसों एवं द्रवों में जो उष्मा का संचरण होता है किसके द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा। संचरण जो होता है संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्या कि पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी गर्म होता है तो संवहन विधि के द्वारा ही वो गर्म होता है। नेक्स्ट है क्या कि पृथ्वी तक सूर्य का उष्मा पहुंचती है तो विकिरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट है क्या कि स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में ज़्यादा ठंडी रहती हैं, विकिरण के कारण ही वो ज़्यादा ठंडी रहती है। नेक्स्ट है क्या कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है तो किरचॉफ का नियम। बहुत बड़े एग्जाम में आया क्वेश्चन, याद रखिएगा कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं तो किरचॉफ के नियम के अनुसार। अब देखिए ताप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यह ताप का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो केल्विन होता है। सूर्य के बाहरी सतह का ताप होता है 6000 केल्विन होता है। और उच्च तापमान मापा जाता है तो पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर का सामान्य ताप देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस में 37 होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी की एक मान प्रदर्शित करता है तो -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी तो कब, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए परम शून्य ताप का मान होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिए तीनों में आप सेम ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है तो पारा थर्मामीटर ये एक तापमापी होता है। नेक्स्ट है क्या कि पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने किया था पारा थर्मामीटर का आविष्कार, जो हम लोग अभी उपयोग करते हैं पारा थर्मामीटर का उपयोग, ठीक है। तो अति ठंडे प्रदेशों में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये गलनांक, हिमांक और क्वथनांक, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं तो प्लीज़ आप एक बार विश्वास करके देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। फिजिक्स बायोलॉजी
हो चुका है, कंप्लीट होने वाला है फिजिक्स, और अब आप लोगों के लिए केमिस्ट्री भी लेके आऊँगा। जो भी आपका स्टैटिक पार्ट, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड, मैं सभी वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, प्लीज़ आप फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। जो भी आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आप एक बार जुड़ के देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं अच्छा लगेगा तो आप रिमूव भी हो सकते हैं। प्लीज़ एक बार जुड़ के देखिए, वो आप ही लोगों के लिए है। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई एग्जाम ओरिएंटेड, चाहे कोई फॉर्म से, तो मैं सबसे पहले उस पर अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए चैनल है, ठीक है। आप हमेशा अपडेट रहिएगा। देखिए तो अब देखिए, अल्कोहल जमता है तो अल्कोहल जमता है तो -115 डिग्री सेल्सियस पर। याद, अल्कोहल किस पे जमता है तो -115 डिग्री सेल्सियस पर। पारा जमता है तो -39 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में आया हुआ है कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर वह जमता है। और देखिए पारे का क्वथनांक होता है तो -375 डिग्री सेल्सियस पारे का क्वथनांक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है, तो गलनांक कहलाता है। ठोस जिस पर बदल जाएगा क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है तो हिमांक कहलाता है। आता है क्वेश्चन कि जो द्रव जो ठोस में बदल जाए तो हिमांक, और याद रखिएगा कि जो ठोस जो है वो द्रव में बदल जाए तो गलनांक। नेक्स्ट है क्या कि वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है क्या कहलाता है, तो क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाए क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। गलनांक और हिमांक होता है तो ये क्या होता है, तो बराबर होता है गलनांक और हिमांक। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री तथा 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा, सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्या कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है। तो शुद्ध जल का फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हिमांक होता है 212 क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है तो 273 केल्विन, और इसका जो क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है। तो देखिए फ्रेंड 2-3 बार इसको देखिए, आप देखिएगा तो आपको डेटा इसका याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नमक मिलाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, तो घटता है, ठीक। और दाब बढ़ने पर अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है कि बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने एवं अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इसीलिए क्या होता है कि पहाड़ों पे खाना देर से पकता है। अब देखिए, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर क्या हो जाता है कि बढ़ता है। नेक्स्ट है क्या कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। तो पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तो दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। मतलब होता क्या है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज हो जाती है, इसलिए वो हवा नहीं बनती है। नेक्स्ट है क्या कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है तो एक समान तापमान बनाए रखने का कार्य होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान है तो 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम अगर रहेगा तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों के ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक रेफ्रिग्रेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि 2 विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर है तो ये है थर्मोकपल, यानी कि ताप युग्म है, थर्मोकपल कहते हैं इसको। नेक्स्ट है क्या कि थर्मोकपल प्रयोग होता है तो तापमान मापने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया उद्पातन कहलाती है। अब देखिए, वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, तो आर्द्रता। नेक्स्ट है क्या कि अपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है तो हाइग्रोमीटर। ये बहुत बड़ा एग्जाम में आता है कि अपेक्षिक आर्द्रता मापक किसका, तो हाइग्रोमीटर का। और आर्द्रता अधिक होता है तो बरसात में क्या होता है कि आर्द्रता अधिक होता है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होता है, तो बढ़ती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है कि बढ़ती है। मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना ये रुद्धोष्ण प्रक्रम है, याद रखिएगा। मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना तो ये क्या है, तो रुद्धोष्ण प्रक्रम के कारण। नेक्स्ट है क्या कि साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाता है तो रुद्धोष्ण परिवर्तन के कारण। बहुत अच्छा, देखिए आप भरे होंगे देखे होंगे कि हवा क्यों गर्म हो जाता है, तो याद है रुद्धोष्ण परिवर्तन के कारण। अब देखिए, प्रकाश एवं तरंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर हम बात करते हैं कि वह ऊर्जा जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्या कहलाता है, तो प्रकाश कहलाता है।
अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक, और प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या की थी तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। याद रखिएगा कि प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या किसने की, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो डेनमार्क के रोमर ने 1676 के 1676 ईस्वी में किया गया था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो डेनमार्क के रोमर ने। नेक्स्ट है क्या कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो अधिकतम होता है। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है, तो ये होता है कांच में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसके बाद इसका जो और कुछ पॉइंट है इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। कल आई थिंक आपका नेक्स्ट डे आपका फिजिक्स जो है वो फ्रेंड्स मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। 1-2 दिन में आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कुछ अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए यहाँ पे मैं हर एक वीडियो में एक एक्स्ट्रा फैक्ट लेके आता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट लाता हूँ ताकि आपका उसके क्लियर हो जाए। देखिए ध्वनि स्रोत और उत्पन्न ध्वनि तीव्रता। देखिए ध्वनि स्रोत से जो भी उत्पन्न है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ध्वनि स्रोत और डेसिबल है। मैंने बताया था कि जो इंसान जो साधारण जो बातचीत करता है तो उसमें 30 से 40 डेसिबल की आवाज़ होती है। तो ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऐसे कि अगर मनुष्य अगर साधारण बातचीत करता है तो उसमें कितना डेसिबल जो आवाज़ उत्पन्न होती है, तो 30 से 40 डेसिबल आवाज़ जो होती है उत्पन्न होती है। अगर जोर से बातचीत करेंगे तो 50 से 60 होगा। देखिए धीरे धीरे अगर आप धीरे धीरे बोलिएगा ना, तो धीरे धीरे मतलब क्या, थोड़ा सा बात जैसे मैं नॉर्मली अगर अभी हम बोल रहे हैं तो उसका आवाज़ हो जाए 30 से 40 डेसिबल। लेकिन अगर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे तो हो जाए 50 से 60 हो जाएगा। लेकिन फुसफुसाहट एकदम धीरे धीरे नहीं, एकदम बात करती है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी महिला जो बैठी रहती हैं तो उनका फुसफुसाहट जो होता है वो कम से कम 15 से 20 जो डेसिबल जो होती है, ये क्या होती है, इनकी आवाज़ होती है। जब बोलती हैं, जब फुसफुसाहट होती है उनकी तब। तो पहले पता है साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल, जोर से बातचीत 50 से 60 डेसिबल, फुसफुसाहट 15 से 20। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि शोर हो जाए या भीड़ में ट्रैफिक हो जाए तो ये 75 से 85। जब कोई शोर करता है, चिल्लाता है या ट्रैफिक होता है तो 75 से 85 डेसिबल होता है। अब देखिए जेट विमान का जो आवाज़ होता है वो 140 से 150 मतलब डेसिबल होता है। और सायरन का जो आवाज़ होता है, जो सायरन देखते होंगे एम्बुलेंस में, तो उसका आवाज़ 150 से 120 होता है। ठीक है, मिसाइल का जो आवाज़ डेसिबल होता है 180 डेसिबल होता है। मिसाइल का कितना होता है, 180 डेसिबल। और सूक्ष्म तरंगी का जो आवाज़ होता है 6 से 3 × 10⁻9 के बीच में होता है इसका डेसिबल। अब देखिए कुछ यहाँ पे कुछ सामान्य पदार्थ के पीएच मान है। ये देखिए पदार्थ और उनके पीएच मान है, तो देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए शुद्ध जल। याद रखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। और यहाँ पे याद रखिए सिरका का पीएच मान 2.4 हर एक एग्जाम में आता है। फिर फिक्स आपके आने वाले भी बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार एसएससी एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे प्लीज़। ठीक है, आप जरूर देखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, देखिए सिरका का पीएच मान होता है, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे होता है 2.4 होता है सिरका का पीएच मान। नेक्स्ट है आपका कि अगर हम बात करते हैं कि शराब का, तो शराब का देखिए शराब का 2.8 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि देखिए मैंने फिर से बोला शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरका का 2.4 होता है। शराब का 2.8 होता है। अब देखिए दूध का पीएच मान कितना, दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। ठीक है, शराब का कितना होता है, 2.8 होता है। अगर हम बात करें दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और याद रखिए समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 होता है समुद्री जल। देखिए आप दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा फ्रेंड्स। एक मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको बताया मैंने शुद्ध जल का 7, लेकिन समुद्री जल का 8.4 होता है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट याद है कि लार जो सलाइवा जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। देखिए लार का पीएच मान 6.5 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। देखिए रक्त जो होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान भी और आंसू का भी पीएच मान फ्रेंड 7.4 होता है। याद रखिए नींबू का पीएच मान होता है 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 होता है। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी का पीएच मान होता है, कॉफ़ी का फ्रेंड्स पीएच मान कितना होता है, तो 4.5 से 5.5 तक होता है। बियर का पीएच मान 4.0 से 5.0 तक के बीच में होता है। ठीक है, और टमाटर के जूस का पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। यानी कॉफ़ी का और टमाटर जूस का पीएच मान सेम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो प्लीज़ पीएच मान को आप अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कुछ पीडीएफ चाहिए या कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स का आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।